R1 का मान कितना 100, 1 प्लस अल्फा, T2 का मान 20, T1 का है 0। ओके, अब 0 से 0 कैंसिल, 10 का भाग दिया तो कितना है 1.4 बराबर 1 प्लस अल्फा गुणा 20। एक इधर आएगा तो 1.4 माइनस 1 बराबर अल्फा गुणा 20। अल्फा बराबर क्या आएगा, तो अल्फा बराबर आएगा 0.4 बटा 20। तो 0.4 में भाग गया तो नहीं गया, आप ऐसे इसको कर दो 4 बटा क्या कर दो भाई 200, यानी 1 बटा 50। 1 में गया भाग नहीं गया, 10 में गया नहीं 0, 100 में गया 2 बार, तो 0.02 आया। और 0.02 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। ठीक बात है। ओके, क्लास रहने दीजिए सर क्योंकि काम करना पड़ता है सर। अरे भाई काम इधर कर लो, अभी 10 दिन बीच में कोई काम मत करो, जहां भी हो छुट्टियां ले लो। मुख्य परीक्षा है, प्रीलिम्स नहीं है, मेंस है, इस बात को ध्यान रखो। आप इधर फोकस करो। अगला सवाल है, एक कार्बन संयोजी प्रतिरोध हेतु प्रतिरोध को हरा, काला, सुनहरा, रजत रंगों की पट्टिकाओं में बाएं से दाएं संयोजित किया गया है। प्रतिरोध तथा टोलरेंस कर्म से क्या होगा। प्रतिरोध भी बताना है, टोलरेंस भी बताना है। आप बताइए रंग कौन सा है, तो आप कहेंगे पहला है हरा, दूसरा कौन सा है काला, तीसरा कौन सा है सुनहरा, और चौथा रंग कौन सा दिया, तो आप कहेंगे रजत है। और चौथा रंग होता है ना, वो हमारे पास सहनशीलता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई, सहनशीलता, यानी कि टोलरेंस को दर्शाता है। और हमारे पास रजत की टोलरेंस कितनी होती है, प्लस माइनस 10% होती है। यदि मैं पूछूं गोल्ड की टोलरेंस कितनी है, तो आप कहेंगे सर प्लस माइनस 5% है। यदि कोई कलर नहीं है चौथा बैंड में, तो टोलरेंस कितनी होगी, प्लस माइनस 20% होगी। यही होता है कि नहीं होता। तो रजत की कितनी है, प्लस माइनस का कितना परसेंट है, 10%। तो ये प्लस माइनस 5% वाले तो हो गए गलत, दोनों हो गए गलत। अब ये भी 10% पर, ये भी 10% पर। अब हमारे पास देखते हैं कोड। अब दोनों में आगे 5 है, तो हरा का कोड तो 5 ही है, पहला अंक, और काला का कोड है वो 0। ये हमारे पास दोनों क्या है, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास है अंक। ये क्या है, अंक है। ये हमारे पास होता है 3 नंबर पे जो आता है वो गुणांक। और यहां पर सुनहरा का गुणांक होता है 10 की घात -1। तो बराबर क्या लिखोगे, 5 0 50 हो गया, गुणा 10 की घात -1 ओम, प्लस माइनस का 10%। अब 10 की घात -1 का भाग दिया तो 5 ओम प्लस माइनस कितना परसेंट हो गया भाई, 10% हो गया। 5 ओम प्लस माइनस 10% है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कहेंगे ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन है जो करेक्ट है। ठीक है भाई, कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन। ओके भाई, अगला सवाल देखो, कौन सी समांतर प्रतिरोध परिपथ की एक मुख्य विशेषता है। बताओ समांतर की मुख्य विशेषता बताओ क्या होगी। सबका ऑप्शन चेंज, मतलब आपको ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना है, ऑप्शन चेंज तो हो ही जाना है जब ध्यान से आंसर नहीं देंगे तो। बताइए भाई, कौन सी समांतर प्रतिरोध परिपथ की मुख्य विशेषता है। जैसे पहला सवाल, प्रतिरोध योगात्मक है। प्रतिरोध जो योगात्मक होता है ना, वो श्रेणी क्रम में होता है। किस में होता है भाई, श्रेणी में। श्रेणी में हमारे पास क्या होता है कि R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश ऐसे चलता है। लेकिन जो समांतर होता है, समांतर में कैसा होता है, तो आप कहेंगे 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। ठीक है, 1/RT बराबर क्या हो गया भाई, GT बराबर हमारे पास क्या हो गया, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस ये हो गया GT बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3। ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास चालकता है, कंडक्टेंस है, तो ये कंडक्टेंस जुड़ी कि नहीं जुड़ी, जुड़ी। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। चालकता क्या हुई, जुड़ी, तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन। अलग अलग प्रतिरोधों में इनके व्यक्तिगत वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, अलग अलग प्रतिरोधों में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होते हैं। ये हमारे पास श्रेणी क्रम की खास बात है। और परिपथ में सभी भाग में धारा एक समान होती है, ये भी श्रेणी क्रम की है।
तीनों चीजें तो श्रेणी क्रम की है और एक बीच में बच गई कौन सी, समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या कहोगे, विभव एक समान होता है, धारा हर प्रतिरोध में अलग अलग आती है और चालकता इसमें जुड़ती है। प्रतिरोध का हमारे पास नेचर इस प्रकार होता है और प्रतिरोध का कुल मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। कुल मान क्या होता है, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। बात क्लियर है। अगला प्रश्न लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये 2 और ये 4 आपको कौन से क्रम में दिख रहे हैं, तो आप 6, तो आप कहेंगे 2 + 6 श्रेणी क्रम में 8 ओम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक बात है। आप बताइए 8 और 8 कौन से प्रतिरोध मतलब कौन से क्रम में है, तो समांतर में, तो 8/2 बराबर क्या आएगा भाई, 4 ओम आएगा। ये 6 और 3 कौन से क्रम में है, तो आप कहेंगे समांतर में, तो यहां पर क्या होगा, R1 गुणा R2 अपॉन R1 + R2, 6 × 18/9 बराबर क्या आएगा, 2। तो यहां पर मुझे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ये तो हो गया 2 ओम, ठीक बात है। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, 4 ओम, नीचे ये हमारे पास कितना आ गया भाई, 4 ओम, ठीक है। और ये जो भाग है ये कितना आ गया भाई हमारे पास, 8 ओम, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे ये भी हमारे पास 8 है और ये 8 है, तो 8 और 8 कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 और 8 होंगे समांतर, बराबर होगा 8/2, 8/2 बराबर क्या आएगा, 4 ओम आएगा, ठीक बात है। हमारे पास ये रहा 2 ओम, ये रहा 4 ओम। अब बताओ कौन टोटल कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये तो जुड़ेगा, तो क्या होगा भाई, 2 + 4 बराबर क्या आएगा, 6 ओम आएगा। 6 ओम कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना ओम आ गया, 6 ओम आ गया। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना, स्टेप बाय स्टेप में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई अगला सवाल है। अगला सवाल ओम के सूत्र का है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और सवाल देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि एक प्रतिरोध है, ये ए है, ये बी है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, ये 12 ओम है, ये 3 ओम है और ये 8 ओम है। तो आप बताइए आर ए बी का मान बताइए क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। आर ए बी का मान बताइए, सवाल आपके सामने दिख रहा है, बताइए आर ए बी का मान क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से। सबके 17 आ रहा है, ठीक है भाई। पहली बात तो यहां पर जो है ना, ये सभी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है। शॉर्ट हो चुका है तो इनके बीच में प्रतिरोध कितना है, 0 ओम। तो यहाँ जो धारा आएगी ना वो इसी रास्ते जाएगी और इसलिए 0 ही बनेगा शॉर्ट के कारण। अब देखो बाकी का हमारे पास प्रतिरोध क्या, 6 के बाद में इधर देखो कितना है, 3 के बाद कितना है, 8 से 14 और 3 कितना है, 17। तो 17 ओम जिन्होंने भी बताया उन सब के करेक्ट है। जो 35 बता रहा है वो गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं कहाँ से 35 ला रहा है। 33 लाने वाला ये देखो 12 4 16 और जोड़ा 17 में गलत है, ये शॉर्ट हो गया। अब धारा क्या जाएगी भाई, इसी रास्ते जाएगी ना। वैसे सबसे ज्यादा बच्चों के 17 आया था, बच्चे सब होशियार हो चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसमें ओम सूत्र का पालन हो रहा है, बताओ भाई। इनमें से ओम सूत्र का पालन किसमें हो रहा है। सबसे पहले बात तो ओम का नियम किसने दिया था, ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। और जॉर्ज साइमन ओम ने जो नियम दिया था
वो ये दिया था कि I समानुपाती V बंद परिपथ में प्रवाहित धारा वोल्टेज के समानुपाती है। तो यहां से हमारे पास क्या निकला, तो आप कहेंगे I बराबर V गुणा G। ठीक है, G हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी G एक हमारे पास नियतांक है। अब पहली कंडीशन आई, इस पहली कंडीशन के आधार पर ही दूसरी कंडीशन बनी, V समानुपाती क्या बना भाई I। इससे हमारे पास क्या है, V बराबर I R आया। अब की बार R भी हमारे पास इसमें क्या है, नियतांक है। ये ओम का नियम है। ठीक है, तीसरा ओम का नियम ये भी ध्यान रखना, J बराबर सिग्मा E होता है। J हमारे पास होता है क्या है, तो आप कहना धारा घनत्व होता है। क्या होता है, धारा घनत्व। और E हमारे पास क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो I बराबर वी आर होता है क्या, ना गलत है। I बराबर वी स्क्वायर बटा आर नहीं, V बराबर आई आर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ओम्स के नियम की खास बात देखो, ओम्स लॉ की विशेष बातें क्या है, विशेष बात यह है कि ये AC एंड DC दोनों पर लागू होगा। AC पर लागू होगा, DC पर होगा, दोनों पर। तो आप कहेंगे AC और DC दोनों पर लागू होगा। दूसरी विशेष बात क्या है कि दोनों पर तो लागू हो रहा है, लेकिन ताप नियत होना जरूरी है। ताप नियत होना चाहिए, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ताप नियत होना चाहिए। और ताप नियत होगा तो हमारे पास ये नियम लागू करेगा। ठीक बात है, चलो देख लीजिए इसको ध्यान से। तो ये है ओम के नियम की विशेष बातें। ओके, शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज और धारा क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट। देखो, एक होता है हमारे पास परिपथ में बंद परिपथ, एक होता है बंद परिपथ। बंद परिपथ जो होता है इसमें क्या होता है कि धारा का प्रवाह होता है। यदि प्रतिरोध का मान कम है तो धारा का प्रवाह क्या होगा, ज्यादा। और प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, कम। ये बंद परिपथ में। दूसरा होता है खुला परिपथ, और खुला परिपथ जो होता है वो हमारे पास कहलाता है ओपन सर्किट। क्या कहलाता है, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में आप क्या कहेंगे, प्रतिरोध का मान हो जाता है अनंत और धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, जीरो। जैसे मान लो कोई सर्किट है और ये सर्किट है, आपने यहाँ पर ये रजिस्टर डाल दिया, ये रजिस्टर डाल दिया, यहाँ पर आपने बैटरी दे दी, लेकिन दोनों आपस में ये जुड़े हुए नहीं है, ये क्या है, ओपन है। तो धारा का प्रवाह होगा क्या, नहीं होगा। और धारा का प्रवाह नहीं होगा तो प्रतिरोध क्या है, अनंत। और तीसरा हम देखते हैं हमारे पास होता है लघु परिपथ। लघु परिपथ हमारे पास क्या होगा, तो आप कहेंगे लघु परिपथ होगा शॉर्ट सर्किट। लघु परिपथ क्या होगा, लघु परिपथ होगा शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रतिरोध का मान तो जीरो है और धारा का मान हमारे पास अनंत है। प्रतिरोध का मान क्या है, जीरो, धारा का मान अनंत है, यानी धारा उच्च है। अनंत का मतलब उच्च, उच्च धारा का प्रवाह होगा। और प्रतिरोध जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो। यहाँ प्रतिरोध अधिक है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम था, ये मामला है। और इन्होंने लघु परिपथ का पूछा, शॉर्ट सर्किट का पूछा है, तो बताइए प्रतिरोध का मान क्या होगा, जीरो, पूछा नहीं। धारा होगी उच्च और वोल्टेज होगा जीरो, तो वोल्टेज तो होगा शून्य और धारा होगी उच्च। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। वोल्टेज यदि असामान्य रूप से उच्च और धारा का मान जीरो है, ये जो है ये हमारे पास ओपन सर्किट के लिए है। कौन से सर्किट के लिए है भाई, ओपन सर्किट के लिए। बराबर है भाई, ध्यान से देखते चलो। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधक किसका उदाहरण है, द्विपार्श्विक घटक है, यानी बाइलेटरल कंपोनेंट है। पहली बात तो बाइलेटरल कंपोनेंट कहते किसे हैं, यानी कि हमारे पास ये प्रतिरोधक है, इसमें धारा ये A बिंदु है, इसमें B बिंदु है और ये 5 ओम का है। धारा यदि A से B जाए, यहाँ धारा यदि B से A आए, 5 ओम तो 5 ओम में रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये बाइलेटरल है। जबकि जैसे हम डायोड के बारे में देखते हैं तो डायोड बाइलेटरल नहीं होता है। डायोड क्या होता है, डायोड होता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास डायोड ये होता है निशान,
और यहां पर इसमें फॉरवर्ड बाइस में देखोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रतिरोध कम हो जाएगा, या प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा, धारा उच्च हो जाएगी फॉरवर्ड बाइस में। और जैसे ही रिवर्स बाइस में इसको करोगे तो प्रतिरोध का मान तो हो जाएगा उच्च, और धारा है जो लगभग क्या हो जाएगी 0। तो ये अब जैसे आपने धारा की दिशा बदली, इसका गुण बदल गया, तो ये होता है डायोड यूनिलेटरल, प्रतिरोध होता है हमारे पास बाइलेटरल। पूछा प्रतिरोध सक्रिय घटक है ना? सक्रिय घटक हमारे पास दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो जिसमें पावर लगातार देने की क्षमता हो, जैसे कि बैटरी है, सेल है, विभव स्रोत है, धारा स्रोत है, ये जो होते हैं इसमें लगातार सप्लाई देने की क्षमता होती है, तो ये होता है सक्रिय। दूसरा जिसमें प्रवर्धक का गुण हो या प्रवर्धन का गुण, एम्प्लीफिकेशन का, जो आयाम को बढ़ा सके। अब आयाम को बढ़ाने वाले कौन से होते हैं? जिसमें देखो डायोड होता है, आयाम को बढ़ा देता है, बीजेटी यानी कि ट्रांजिस्टर होता है, एपीटी होता है, हमारे पास एसीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये सभी हमारे पास क्या है? एम्प्लीफिकेशन बढ़ाने गुण। तो ये सक्रिय घटक है। प्रतिरोध हमारे पास सक्रिय घटक है क्या? ना, प्रतिरोध हमारे पास होता है निष्क्रिय घटक। तो ए और सी सही है, तो आंसर क्या कर दोगे भाई? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निष्क्रिय घटक किसे कहते हैं? आर एल सी, साथ में बल्ब होता है, ये भी निष्क्रिय घटक है, और ट्रांसफॉर्मर जो है वो भी निष्क्रिय घटक है। ये सभी हमारे पास पैसिव एलिमेंट होते हैं। जो याद रहता है सिर्फ वही दिखता है, और आंसर गलत हो गया ऐसे मत करो, ध्यान से पढ़ो, पढ़ के आंसर करना, जल्दबाजी नहीं करनी। बात क्लियर? अगला सवाल लो भाई। अगला सवाल है, एक बंद परिपथ में ईएमएफ का बीजगणितीय योग परिपथ के प्रतिरोधों के वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर है, इसकी व्याख्या करता है। ये किसकी व्याख्या करेगा? सवाल तो ये पूछा है। अब देखो कि ये हमारे पास नियम लगता है केवीएल का। केवीएल का नियम जो है ना, ये हमारे पास विभव का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव का नियम। पूछे ये पहला नियम है कि दूसरा नियम है, तो आप कहना ये हमारे पास सेकंड नियम होता है। कौन सा लॉ होता है भाई? सेकंड नियम। ये नियम क्या कहता है? बंद परिपथ में विभव का बीजगणित योग 0 होता है, यानी कि सिग्मा आई आर बराबर भी क्या हो गया? 0। आप इसको ये भी कह सकते हैं स्रोत विभव, जितना हमने सप्लाई दी है वो विभव बराबर किसके होना चाहिए भाई? तो स्रोत विभव बराबर किसके होना चाहिए? ड्रॉप विभव के। तो स्रोत विभव का मान है जो ड्रॉप विभव के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? स्रोत विभव का मान जो है वो ड्रॉप विभव के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सिग्मा वी बराबर हमारे पास क्या हो गया भाई? 0, और आई आर बराबर 0। पूछे कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आप कहेंगे सिद्धांत जो है वो हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का कहलाता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है, अब बताइए, तो ये कह रहा है कि बीजगणितीय योग परिपथ के प्रतिरोधों के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है, स्रोत का विभव ड्रॉप के विभव के बराबर है, तो केवीएल होगा। केवीएल किरचॉफ का दूसरा नियम है। किरचॉफ का पहला नियम हमारे पास कौन सा होता है? केसीएल होता है। किरचॉफ का पहला नियम हमारे पास क्या होता है? केसीएल होता है। अच्छा, इस केवीएल का और दो नाम बच्चों ने और भी लिखा, सही बात है। एक जैसे लूप का नियम लिखा, लूप या मेश, लूप या मेश इसका नियम है जो हमारे पास क्या कहलाएगा? केवीएल कहलाएगा, लूप या मेश का नियम। दूसरा होता है हमारे पास एक केसीएल। केसीएल क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। इसके बारे में, केसीएल के बारे में जो जो जानते हो कमेंट करके लिख दीजिए भाई। केसीएल है जो आपका पहला नियम है, फर्स्ट नियम है। इसका अन्य नाम क्या होता है भाई? जंक्शन का नियम। जंक्शन पर लगता है ना भाई, जंक्शन, यहां आप लिख दो नोड, नोड पर लागू होता है। इसलिए क्यों होता है? किसी भी बंद परिपथ के नोड पर धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा। धारा का बीजगणितीय योग 0 होने का मतलब क्या हो गया? कि आने वाली धारा है वो किसके बराबर हो जाएगी? तो आने वाली धारा है वो जाने वाली धारा के बराबर होगी। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगी। इसे हम कहते हैं केसीएल का नियम, किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन और नोड। सिग्मा आई बराबर 0, आने वाली धारा बराबर हमारे पास क्या हो गई? जाने वाली धारा। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है,
दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहना ये करता है आवेश संरक्षण पर। किस पर कार्य करता है? आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, इनपुट बराबर आउटगोइंग, इनगोइंग इनकमिंग आउटगोइंग बराबर हो जाएगी। अगला आगे भाई सवाल क्या बताइए, V1 का मान कितना है? V1 है यहां पर इसके अक्रॉस वोल्टेज। आप बताओ यहां क्या हो गई धारा आई, तो आप निकालेंगे ना V1 बराबर I गुणा R1, और R1 का प्रतिरोध कितना है भाई? 2 ओम है। तो सबसे पहले तो इसमें धारा कितनी बह रही वो निकाल लेता हूं। I बराबर क्या हो जाएगा भाई? V बटा R। बताइए टोटल वोल्टेज कितना दिया? 24 वोल्ट दिया। R कितना है? 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6, तो 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 हो गया, बराबर भाग दिया तो कितना आया भाई? 2 एम्पियर आया। कितना एम्पियर आ गया? तो आप कहेंगे 2 एम्पियर आ गया। ठीक बात है। तो V1 बराबर I R1 होगा, तो V1 बराबर क्या हुआ? I कितना है? 2, और R1 का मान कितना है? तो आप कहेंगे 2। 2 गुणा 2 कितना हो गया भाई? तो आप कहेंगे 2 गुणा 2 हो गया हमारे पास 4 वोल्ट। 2 गुणा 2 कितना वोल्ट हो गया? तो आप कहेंगे 4 वोल्ट हो गया। ठीक है, 2 गुणा 2 कितना वोल्ट हो गया? 4 वोल्ट हो गया। बराबर मामला है भाई। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट। एक कम वाट क्षमता का लैंप, एक कम वाट क्षमता का लैंप उच्च वाट क्षमता के लैंप की तुलना में अधिक चमकीला होता है, क्यों? बताए भाई। एक कम वाट क्षमता का लैंप होता है जो अधिक वाट क्षमता के लैंप की तुलना में चमकीला होता है, ऐसा क्यों होता है? बताओ भाई। वाट क्षमता कम है, उसका लैंप ज्यादा चमकीला होगा, ऐसा क्यों होगा? ये तो आप बता सकते हैं भाई। वाट क्षमता कम है लैंप, लेकिन उस वाट क्षमता की तुलना में अधिक चमकीला है। पहली बात तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तब हो सकता है। उच्च वाट क्षमता की तुलना में अधिक चमकीला क्यों होगा? क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो। कम वाट क्षमता का लैंप उच्च से ज्यादा चमकीला है, क्यों? अरे भाई, P बराबर हमारे पास होता है V² बटा R। जब भी आप ये कहते हैं कि हमारे पास कम वाट क्षमता है, इस यानी कि आपके पास वाट का मान कम है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आएंगे नहीं। उच्च प्रतिरोध एक उच्च प्रतिरोध है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, जब प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, ज्यादा होगा? जब प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा। प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इस कारण मामला है। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, और वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप करेगा। भाई श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध ज्यादा है वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम है तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो ए ऑप्शन तो गड़बड़ है ना भाई, ये तो गलत है। देखो, जैसे ये 2 ओम है, यहाँ वोल्टेज है 4 वोल्ट। यहां पर वोल्टेज पूछता तो आप V3 बराबर क्या बताते? आप कहते हैं I इंटू R3 कहते हैं। I का मान है 2, R3 का मान 6, 6 इंटू 2 कितना वोल्ट है भाई? 12 वोल्ट। आप कहेंगे प्रतिरोध का मान ज्यादा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है, प्रतिरोध का मान कम है तो वोल्टेज ड्रॉप कम है। श्रेणी क्रम का तो लॉजिक यही होता है। तो आप कहेंगे उच्च प्रतिरोध है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? अधिक होगा। उच्च प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप कम वाला नहीं बैठेगा, ऑप्शन आएगा बी करेक्ट। हाँ भाई, कम वाट का ज्यादा सीरीज में ही चमकेगा। कम वाट क्षमता का लैंप उच्च वाट क्षमता के लैंप की तुलना में अधिक चमकीला होता है, ये कह रहा है। पूछा क्यों? पहली बात तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कनेक्शन भी तो मैं श्रेणी वाली जोड़ूंगा, समांतर वाली बात क्यों करूंगा? श्रेणी की बात करूंगा। प्रश्न भी तो यही कह रहा है, आप समझो। कम वाट क्षमता का लैंप उच्च वाट क्षमता के लैंप की तुलना में अधिक चमकीला होता है, कब? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में ही यह कंडीशन बढ़ती है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध का मान कम होता है वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। और हमारे पास कम वाट क्षमता का होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा? बी।
उच्च वाले की पूछा, उच्च वाले का नहीं पूछा है। कम वाट क्षमता का लैंप उच्च वाट क्षमता के लैंप की तुलना में इसकी तुलना करा, पूछ कम वाट का ही रहा है। ये ध्यान देखो, 3 समान बल्ब श्रृंखला में सीरीज में जुड़े हुए हैं। अगर ये एक साथ शक्ति m को अलग करते हैं, अगर अब बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो शक्ति का प्रसार कितना होगा? 3 समान बल्ब सीरीज में जुड़े हैं, ये एक साथ शक्ति m, एक साथ शक्ति कितनी होती है भाई? इसकी m होती है। ठीक है, तो बताइए हमारे पास समांतर जुड़ेगा तो शक्ति कितनी होगी? देखो भाई, पहली बात है बल्ब है जो हमारे पास 3 है सीरीज में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तो हमारे पास कुल क्षमता कितनी आएगी भाई? m बराबर क्या हो जाएगी? कुल है x x x है तो x बटा 3 आ जाएगी। ये आएगी श्रेणी क्रम में कुल खपत। क्या आएगी? कुल खपत। ठीक है, अब उन्होंने कहा अगर बल्ब समांतर में जोड़ दिया जाए, अगर बल्ब समांतर में जोड़ेंगे x x x, तो यहां पर हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी भाई? 3x। कितनी हो जाएगा? 3x समांतर क्रम। तो बताओ x बराबर कितना है? तो x बराबर है 3m। x बराबर कितना है? 3m। तो बराबर 3 गुणा 3m बराबर कितना है भाई? तो आप कहेंगे 9m आएगा। समांतर क्रम में जोड़ें तो शक्ति का प्रसार कितना होगा भाई? 9m होगा, 9m होगा। कितना होगा? 9m। यदि सीरीज में x x x तो कुल खपत क्या हो जाएगी भाई? इसने कहा कुल खपत m है तो m बराबर क्या होगा? x बटा 3, तो x बराबर 3m हो गया। यही x x x समांतर में जोड़ेंगे तो समांतर में तो जुड़ेगा, ये कितना बनेगा भाई? 3x। तो 3 गुणा x की जगह 3m लिखा, बराबर कितना है भाई? तो आप कहेंगे बराबर आया 9m। बराबर कितना आया? तो बराबर आया 9m। ठीक है जी, ओके। अगला सवाल है, यदि एक प्रतिरोधक से वोल्टता को आधा कर दिया जाए, प्रतिरोध के मान को दुगुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध में अधिशयित शक्ति कितनी होगी? पावर है वो लॉस है वो कितना होगा? अब ये कह रहा भाई P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है, या खपत कितनी होगी? अब ये कह रहा पावर डिसिपेट कितनी होगी? P बराबर V स्क्वायर बटा R। वोल्टेज को आधा कर दिया जाए, वोल्टेज क्या कर दिया जाए? आधा, तो 1/2 का स्क्वायर, वोल्टेज को आधा कर दिया। प्रतिरोध से वोल्टता को आधा कर दिया, प्रतिरोध के मान को दुगुना कर दिया, प्रतिरोध के मान को क्या कर दिया भाई? दुगुना। R की जगह क्या लिख दिया हमने? 2। ठीक है, तो P समानुपाती क्या हो गया भाई? 1/4 गुणा आया 2, तो P समानुपाती 1 बटा क्या आ जाएगा भाई? 8 आएगा। 1/8 आ जाएगा, तो मूल मान के 8 में से 1 होगा, 1/8 आएगा। मूल मान के 8 में से 1 आएगा। ठीक है भाई, मूल मान के 8 में से 1 आएगा। बराबर चल रहा है? ध्यान से देखते चलो। अगला सवाल है आपके, नीचे दिया गया चिन्ह किससे निरूपित करता है? धारा नियंत्रित वोल्टेज सोर्स है, तो ये धारा के द्वारा नियंत्रित है लेकिन धारा स्रोत है। ये धारा नियंत्रित है, धारा स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? ये देखो आपके पास धारा नियंत्रित है, और जब आपके पास ये स्क्वायर आकृति आती है ना, ये समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कह दो, या इसको कह दो डायमंड शेप कह दो। ये जो आश्रित होते हैं ना, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स होते हैं जो किसी पर निर्भर कर रहे होते हैं। अब देखो धारा नियंत्रित वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है तो प्लस माइनस कर दिया वोल्टेज सोर्स, धारा के द्वारा कंट्रोल हो रहा है तो Ix कर दिया। जैसे वोल्टेज नियंत्रित धारा स्रोत करना है, अब ये क्या कह रहा है? स्रोत क्या करना है? धारा का, धारा स्रोत करना, ये लो धारा, धारा स्रोत हो गया। लेकिन कंट्रोल किसके द्वारा होगा? वोल्टेज के द्वारा, तो ये हो गया Vx। ये अगला क्या है? वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज सोर्स।
सोर्स कौन सा है, तो आप कहेंगे वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स है तो प्लस माइनस आएगा, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस आएगा। किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज के द्वारा, तो ये आ गया Vx। ऐसे बनता है। प्लस माइनस आएगा तो वोल्टेज सोर्स है, तीर का निशान आएगा तो धारा स्रोत है। तीर का निशान किसको बताता है, धारा स्रोत को। देखो ये धारा स्रोत है तो तीर का निशान रहा, ये धारा स्रोत है तो तीर का निशान रहा। वोल्टेज सोर्स होगा तो प्लस माइनस आएगा, बस ध्यान रह जाएगा। काजू कतली की शेप होती है, हाँ बढ़िया भाई। कैपेसिटर में कलर कोडिंग में ब्राउन कलर का पहला डिजिट वैल्यू क्या है। कलर कोडिंग कैपेसिटर में वही होती है जैसे कि प्रतिरोध में होती है, सेम होती है जैसा किस में होती है, प्रतिरोध में। प्रतिरोध में होता क्या है, तो आप कहेंगे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ऐसे होता है ना प्रतिरोध में, वही लगाना है। पहला बी ब्लैक होता है, ब्लैक यानी होता है काला, और दूसरा बी जो होता है वो ब्राउन होता है, ब्राउन यानी होता है भूरा। अगला तीसरे नंबर पे आ जाता है रेड, रेड यानी आ जाता है लाल, और ओ क्या हो जाता है ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी। इस प्रकार के कोड चलते हैं। कोड शुरू जीरो से होते हैं, 0 1 2 3। इसी प्रकार येलो है, येलो यानी पीला, और पीला का कोड कितना हो गया भाई, आप कहेंगे 4। जी क्या होता है ग्रीन, ग्रीन यानी हरा, और हरा का कोड कितना आ जाएगा 5। तो बताइए ब्राउन का कोड पूछा है तो ब्राउन का कोड क्या है, 1 है, तो 1 कोड होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी आंसर। कलर कोडिंग सेम ही होती है जैसे कि प्रतिरोध की होती है, सेम ही कैपेसिटर की होती है। अगला सवाल देखो भाई, एक कैपेसिटर पर रेटिंग है 25 माइक्रोफेरेड 12 वोल्ट, इसके सिरों के समीप पल्स प्लस का चिन्ह भी लिखा जाता है, तो संधारित्र बताइए कौन सा है। यानी कि एक तो हमारे पास ऐसा है कैपेसिटर, तो इसमें प्लस और माइनस नहीं है, तो ये अध्रुवित है, अध्रुवित है यानी नॉन पोलराइज्ड, जो एसी एंड डीसी दोनों पर काम करता है, ठीक है। और एक हमारे पास इस प्रकार का कैपेसिटर है जिसमें एक सिरे पर प्लस लिख दिया, प्लस लिखते हैं यानी ये क्या हो गया भाई, ध्रुवित हो गया। ध्रुवित को इंग्लिश में कहते हैं पोलराइज्ड। क्या हो गया भाई, पोलराइज्ड हो गया। और पोलराइज्ड होगा तो केवल और केवल डीसी पर काम करेगा। तो डीसी पर काम करेगा तो इसमें कौन सा है, माइका, सिरेमिक, पॉलीकार्बोनेट या पेपर, बताइए कौन सा है। तो आप कहेंगे जो पेपर कैपेसिटर है ये हमारे पास है, जो इसके अंतर्गत आएगा। सी नहीं, पॉलीकार्बोनेट नहीं है। वैसे हमारे पास ध्रुवित कौन से होते हैं, एक तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, एक तो आप क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अरे डी मत करो, सी सही दे रहे थे तुम, पॉलीकार्बोनेट सही था, घबराओ मत तुम, इधर उधर मत करो। एक पॉलीकार्बोनेट है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक गैंग कैपेसिटर है, गैंग संधारित्र है। ऐसे पाला बदलने वाला देख रहा था कौन कौन है, ठीक है। तो जिसमें प्लस माइनस लग जाता है वो है हमारे पास डीसी यानी ध्रुवित, इलेक्ट्रोलाइट और गैंग संधारित्र है। और जिसमें प्लस माइनस नहीं लगता वो अध्रुवित है। इसमें दिशा चेंज करने पर, विपरीत संयोजन करने पर क्या होगा, तो आप कहेंगे विपरीत संयोजन पर ये हमारे पास क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ओके, ठीक बात है। अगला सवाल, धारिता प्रतिघात XC बनाम आवर्ती F का ग्राफ एक क्या होता है। धारिता XC बनाम आवर्ती F का, XC बराबर हमारे पास होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा हमारे पास क्या होता है भाई, तो ओमेगा हम कहते हैं कोणीय वेग।
ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग हमारे पास क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, फिर ये हो जाता है एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, 1/2 पाई एफ सी। इसका मतलब है कि आवर्ती का मान बढ़ेगा तो एक्स सी का मान क्या होगा भाई? घटेगा। आवर्ती का मान बढ़ेगा तो एक्स सी का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे आवर्ती का मान बढ़ेगा तो एक्स सी का मान है जो घटेगा। ठीक बात है। इसका यही अर्थ निकला है कि जैसे जैसे आप आवर्ती बढ़ोगे तो एक्स सी का मान है जो हमारे पास घट जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास अति प्रवलय होता आयताकार। ये क्या कहलाता? आयताकार अति प्रवलय। आयताकार अति प्रवलय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक्स सी होता क्या है? तो आप कहेंगे भाई धारितीय प्रतिघात है। किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे ये हमारे पास धारितीय प्रतिघात है। और धारितीय प्रतिघात है, इसका मात्रक हमारे पास क्या आएगा? तो धारितीय प्रतिघात का मात्रक ओम आएगा। कितना आएगा भाई मात्रक? तो मात्रक आएगा ओम। ठीक है मामला भाई। अगला सवाल, उससे पहले इंपॉर्टेंट बात है, ये आज 23 अप्रैल की डेट को फ्री का टेस्ट सीरीज है। कोटिले क्लासेस में जाके इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल, आरएसी, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, ये फ्री की टेस्ट सीरीज जरूर दें। ये जो आपके सीबीडी 2 की मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है और यहाँ पर चल रही है। आपका कोई भाई बंधु है जो ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी की भी एक टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ से ग्रुप डी का वो टेस्ट दे सकते हैं। तो ग्रुप डी का डेली टेस्ट होता है कोटिले क्लासेज ऐप पर, और एलपी के भी डेली टेस्ट होते हैं। तो ये आपके पास एलपी की डेली टेस्ट सीरीज है जिसको आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से अटेंड कीजिएगा। एक बच्चा आता है बार बार दौड़ दौड़ के, सर ऐसा पर्सन नहीं आता है, ऐसा पर्सन नहीं आता है, तो तुम्हें क्या लगा कि ये पर्सन मैंने खुद ने बनाए हैं? ऐसे पर्सन सारे परीक्षा में आए हुए हैं। आप रामायण किताब खोलेंगे इलेक्ट्रिशियन की, जो इलेक्ट्रिशियन की बाइबल, गीता, श्रीमद् भगवद गीता वही है, उसको खोलेंगे तो आपको एग्जाम के नाम भी मिलेंगे साथ में। इसलिए तनाव नहीं लें, सीधा सीधा तरीके से पढ़ें। और आपको जो इजी लग रहे हैं तो आपको ये लग रहे हैं, लेकिन आप खुद करो तो आपको सही पता चलेंगे। मैं कर रहा हूं ना अभी तो आपके, इसलिए ज्यादा तनाव आपको आ नहीं रहा है। ध्यान से करो। दो कैपेसिटरों की धारिता है 1:2 के अनुपात में, इनके बीच वोल्ट था 2:1 अनुपात में। इस तय दिशा की स्थिति में धारित्रों के आवेश का अनुपात कितना है? बताओ भाई, आवेश का अनुपात बताओ। डीजल मैकेनिक की क्लास हट गया है, वो हटेगी भाई, इलेक्ट्रिशियन की भी हटेगी। क्लास ओनली लाइव लिखी है, वो तो ओनली लाइव रहेगी। आप अभी पढ़िए ना लाइव, आप जुड़े हुए लाइव, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ भाई, 1:1 आया, करेक्ट आंसर है। क्यों आया? Q बराबर होता है CV, तो C1V1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? C2V2। पहला है धारिता का अनुपात 1 और C2 का मान 2। अगला वोल्टेज का अनुपात क्या है? 2:1 क्या आया? 1। कुल मिला के ये 1:1 है, और 1:1 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? तो 1:1 हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखो भाई, निम्न संयोजन की तुल्य की धारिता क्या होगी? निम्न संयोजन की तुल्य की धारिता क्या होगी? ये हमारे पास 12 फेरेड है, ये हमारे पास कितना फेरेड है? 6। 12 और 6 कौन से क्रम है? श्रेणी क्रम है। अब देखो भाई, कैपेसिटर जो श्रेणी क्रम है वैसे ही बिहेव करता है जैसा प्रतिरोध क्या होता है भाई? समांतर क्रम है। प्रतिरोध कौन से क्रम होता है? समांतर क्रम है। तो बताइए यहां से कुल धारिता कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 12 × 6 बटा 12 + 6, 12 से 72, 72 बटा कितना आ गया भाई? 18, बराबर कितना आया? 4 फेरेड आया। कितना फेरेड आ गए? 4। अब हमारे पास ये बन गया भाई, ये हमारे पास कितना है? 8 फेरेड,
और ये कितना फेरेड आ गया भाई, तो आप कहेंगे 4 फेरेड। ओके, ये है ए और ये है बी। अब देखो कि कैपेसिटर में सी ए बी बराबर क्या आएगा, 8 + 4 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 12 फेरेड है। 12 फेरेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलो क्लियर मामला भाई। अगला सवाल, किसी शुद्ध धारिता सर्किट में वोल्टेज E तथा धारा I के मध्य फेज संबंध क्या होता है। किसी शुद्ध धारिता सर्किट में वोल्टेज E और धारा I के मध्य बताइए फेज संबंध क्या होता है। तो आप कहेंगे यहां पर हमारे पास जो वोल्टेज ये E है, ये धारा I है, धारा I वोल्टेज से कितना डिग्री आगे, 90 डिग्री। तो प्योर कैपेसिटर में क्या है, तो आप कहेंगे धारा विभव से अग्रगामी है। धारा विभव से कौन सा है भाई, अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब होता है लीडिंग, ठीक है, और लीडिंग है तो धारा विभव से ई आई से 90 डिग्री आगे ना, ई आई से 90 डिग्री पीछे होता है, बिल्कुल सही बात है। धारा आगे है तो वोल्टेज पीछे हो गया, धारा विभव से आगे है, धारा आगे है तो वोल्टेज क्या हो गया भाई, वोल्टेज हो गए पीछे। धारा आई से 90 डिग्री आगे होती है, धारा तो आगे है तो वोल्टेज हमारे पास क्या हो गया, पीछे। ई आई से 90 डिग्री क्या रह गए, पीछे रह गए। आप कहेंगे ई आई से 90 डिग्री आगे होता है ना, यदि ये होता है ना, ये एस से केस में होता है, ये आई होता है, ये ई होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये होता है प्योर इंडक्टर में। किस में आता है भाई, प्योर इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में होता है भाई, ठीक है, प्योर इंडक्टर में, ठीक है। धारा और आई समान फेज में होता है, तो समान फेज में तब होता है जब प्रतिरोध का मान क्या हो जाए, 0। चलिए प्रतिरोध के केस में, प्रतिरोध के केस में धारा और ये हमारे पास क्या फेज आएंगे भाई, तो आप कहेंगे समान फेज में आएंगे। अगला सवाल देखें, एक चौक में निम्न में से कौन सा गुणधर्म होता है। चौक का मतलब क्या हो गया भाई, चौक का मतलब ये हो गया, ये हो गया चौक। एल, एल हमारे पास क्या हो गया भाई, प्रेरक हो गया, ठीक है, प्रेरक हो गया, इसे चौक कहते हैं। मात्रक क्या होता है इसका, हेनरी होता है, मात्रक हेनरी होता है। आप पहली बात तो आप ये कहेंगे इसका प्रतिरोध तो कम होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध वाला तो केस बनेगा ही नहीं। निम्न प्रतिरोध है, निम्न चालकता होनी चाहिए, उच्च चालकता होनी चाहिए। प्रतिरोध निम्न होगा तो चालकता तो उच्च होगी, निम्न प्रतिरोध होगा तो चालकता क्या होगी, उच्च। निम्न प्रतिरोध उच्च चालकता। हाँ, एक और देखो भाई, ये हमारे पास क्या करता है, ये वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। ये हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे विभव परिवर्तन का विरोध। ये हमारे पास क्या करता है, विभव परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है भाई, ये हमारे पास विभव परिवर्तन का विरोध करता है। ओके, ये हमारे पास विभव परिवर्तन का विरोध करता है। ओके, चलो एक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना करें जिसमें 0.2 एम्पीयर की धारा 0.4 एम्पीयर प्रति सेकंड दर से बढ़ती है, 0.4 वाट की शक्ति प्रवाह होता है। बताइए भाई, प्रेरकत्व की गणना करो, फटाफट से आंसर करो। अब आप देखें शक्ति P बराबर हमारे पास क्या होता है, वी आई होता है, और इंडक्टर में V बराबर क्या होता है, L डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है। तो हमारे पास V इंटू आई हो गया ना, V इंटू आई, तो P बराबर V की जगह क्या लिख दिया भाई, L डॉट डी आई बाई डी टी इंटू हमारे पास क्या हो गया, I। शक्ति कितनी दी है, 0.4, L का मान पूछा है,
di/dt का मतलब है धारा में परिवर्तन की दर 0.4 एम्पियर प्रति सेकंड की दर है। कितनी है? 0.4 एम्पियर। और आई हमारे पास धारा प्रवाहित हो रही, कितनी हो रही है भाई? 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर। ओके, ये है 0.4 से 0.4 हमारे पास कैंसर। L बराबर 1/0.2, तो ये हमारे पास है 10/2। 10/2 बराबर हो गया 5 हेनरी। 5 हेनरी है जो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। 5 हेनरी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 में उल्टा बता दिया। कहाँ बताया भाई मैंने? चौक है, चौक में हमारे पास प्रतिरोध का मान निम्न होना चाहिए। जब भी प्रतिरोध कम होगा तो चालकता हमेशा उच्च होगी। प्रतिरोध उच्च होना ही नहीं चाहिए, प्रतिरोध तो निम्न होना चाहिए। निम्न प्रतिरोध होगी तो चालकता क्या होगी? उच्च होगी। उल्टा कहाँ है? सीधे सीधे चल रहा है। यहां पर आ गया आपके पास 5 हेनरी। ध्यान से देख लो भाई। अगला सवाल है कि एक परिपथ में इंडक्टर के लिए Vt बराबर L di/dt है। ठीक है, तो रे के फेजर निरूपण क्या होगा? देखो भाई, V बराबर L di/dt होता है, तो V की जगह V लिखो, L की जगह L लिखो। आप केवल इतना सा ध्यान दो, जो d/dt होता है ना, d/dt, ये d/dt है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाता है तो क्या बनता है? j ओमेगा, L डॉट j ओमेगा डॉट I। तो V बराबर क्या होगा? j ओमेगा L I। V बराबर j ओमेगा L I। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप कहेंगे ऑप्शन हमारे पास C करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? C ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C ऑप्शन करेक्ट है। बराबर मामला भाई। ओके, अगला है शुद्ध प्रेरकत्व में, प्योर इंडक्टेंस में ऐसी परिपथ में क्या होता है? शुद्ध प्रेरकत्व में हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास ये धारा होगी तो वोल्टेज है धारा से 90 डिग्री आगे होगा। वोल्टेज है जो धारा से 90 डिग्री आगे होगा, तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होगी, लेग्स होगी। बिल्कुल सही बात है। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगी। ये आप कहेंगे ये कैपेसिटर के अंदर मामला है। धारा वोल्टेज के फेज से अलग फेज है, फेज तो अलग अलग है ही, लेकिन अलग फेज में भी कितना है? तो आप कहेंगे ये रहा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध ज्यावक्रीय तरंग, प्योर साइनोसॉइडल वेव का आकृति एंड फॉर्म फैक्टर क्या है? बताइए भाई, आप बताओ फटाफट। फॉर्म फैक्टर होता क्या है? तो आप कहेंगे सर फॉर्म फैक्टर हमारे पास होता है आरएमएस मान बटा औसत मान। आरएमएस मान बटा औसत मान। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्म फैक्टर क्या आएगा? आरएमएस मान आएगा, तो आई आरएमएस बटा आई एवरेज कर दिया। आई आरएमएस का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे आई आरएमएस का मान है IM बटा √2। आई एवरेज का मान क्या है? तो ये है 2IM बटा पाई। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास IM की IM है, पाई ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा भाई? 2√2। पाई बराबर क्या हो गया भाई? 2√2 हो गया। ठीक है, यानी 2√2 का मतलब हो गया, भाग दिया तो कितना आया? 1.11 आया। भाग दिया तो कितना आया? तो आप कहेंगे 1.11 आया। ठीक है, ये ज्यावक्रीय तरंग के लिए है। तो ज्यावक्रीय में पूछ लेता तो ज्यावक्रीय यानी साइनोसॉइडल है, यहां मान आता 1.11। आपको पूछ लेता हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो कितना आता? बताइए भाई। DC या स्क्वायर वेव होता तो फॉर्म फैक्टर का मान बताइए कितना होता? ये भी बताओ, फटाफट से बताओ कि कितना आता। और ट्रायंगुलर होता तो कितना आता? त्रिकोण होता तो बताओ भाई मान, जल्दी से सबका मान बताओ। शेप पर डिपेंड किया,
इसे रूप गुणांक भी कहते हैं, आकृति गुणांक, यहाँ शेप फैक्टर हो गया। बताओ क्या आएगा? हाफ और रेक्टिफायर में क्या आएगा भाई? तो हमारे पास पाई बटा 2 आएगा, 1.57 आएगा। डीसी में कितना आएगा? 1। और ट्रायंगुलर में कितना आएगा? 1.16। और ध्यान रखें, यदि बात केवल ज्यावक्रीय तरंग की ही करनी है तो हमारे पास ये है मान। अब इस मान में भी ध्यान रखना, जो अधिकतम मान है वो हमारे पास है IM। यहाँ पर जो मान आएगा वो IRMS है ना, ये 0.707 गुणा IM है, ठीक है। और ये जो मान है I एवरेज है बराबर 0.637 गुणा IM है, ठीक है। 0.637 गुणा IM, ओके। बराबर। चलो अगला सवाल देखो कि उस धारा का RMS मान लगभग क्या होगा जिसका अधिकतम मान 200 एम्पियर है। RMS मान और अधिकतम मान के बीच संबंध बताओ। तो चलो भाई, हमारे पास RMS मान है ना, IRMS का मान हो गया भाई IM बटा √2, ठीक है। या फिर आप कह दो IRMS बराबर 0.707 गुणा IM, तो 0.707 गुणा IM का मान कितना है? 200, बराबर कितना हो गया? 141 एम्पियर आ गया। 141 एम्पियर आ गया। कितना आ गया भाई? तो 141 एम्पियर आ गया, ठीक है मामला। चलो ध्यान से देख लो, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके चलो, तो ये आपके पास है 141 एम्पियर। अगला सवाल है, ऐसी सर्किट में सक्रिय शक्ति, प्रतिक्रियाशील शक्ति और स्पष्ट शक्ति के बीच क्या संबंध है? बताइए भाई, ऐसी सर्किट में सक्रिय शक्ति, प्रतिक्रियाशील शक्ति और स्पष्ट शक्ति के बीच संबंध बताइए क्या है? तो आप कहेंगे, आप ध्यान से देखना भाई, संबंध आप बताओ। ये हमारे पास सारी चीजें बता देते हैं। ये जो मैंने आपको लिखा, ये हमारे पास ये सक्रिय शक्ति, सक्रिय शक्ति, सक्रिय शक्ति यानी कि रियल पावर। और सक्रिय शक्ति को डिनोट वैसे तो P से करते हैं, परंतु यहां पर एक्टिव पावर है। ये है अभिक्रियाशील शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती, प्रतिघाती है तो PR होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिव पावर है। कौन सी पावर है? रिएक्टिव। रिएक्टिव पावर क्या होती है? तो आप कहेंगे KVAR होगा। शक्ति, सक्रिय शक्ति क्या होगी भाई? तो सक्रिय शक्ति होगी KVA। ये होता है हमारे पास P। तो ये हमारे पास कौन सी है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास है आभासी शक्ति। ये हमारे पास कौन सी शक्ति है? आभासी शक्ति, ठीक है। तो हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इन्होंने PA स्क्वायर बराबर P स्क्वायर माइनस PR हो जाएगा, ठीक है। P स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर ये हो जाएगा भाई, ठीक है। P स्क्वायर आएगा तब तो दोनों प्लस है, तो P स्क्वायर प्लस नहीं है तो कैंसिल हो गया। PA आएगा तो हमारे पास P स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर होगा, ठीक है। C ऑप्शन करेक्ट। और ये जो पावर है किस में लेते हैं भाई? KVA में। आभासी शक्ति ने एपरेंट पावर होती है वो KVA में ली जाती है। हो गया भाई? अगला सवाल है, प्रवेश्यता किसका व्युत्क्रम होता है? ये जो गलत लिखा है यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं है, ये एडमिटेंस है। एडमिटेंस है
एडमिटेंस किसका व्युत्क्रम है? देखो हमारे पास R का व्युत्क्रम क्या होता है? G, और G का व्युत्क्रम क्या होता है? R। G होता है हमारे पास कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, और R हमारे पास होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है कंडक्टेंस। X होता है, इसका व्युत्क्रम होता है B। B हमारे पास क्या होता है? तो आप कहेंगे B होता है हमारे पास ससेप्टेंस, और X हमारे पास क्या होता है? तो X हमारे पास होता है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। ठीक है, तो X बराबर हमारे पास क्या होता है? तो आप कहेंगे X बराबर हमारे पास 1/B होता है, तो और R बराबर 1/G होता है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। परिरक्त्व, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रतिबाधा, ये भी रह गया। तो Z बराबर क्या होता है? तो Z बराबर 1/Y होता है। और Z हमारे पास क्या होता है? तो Z हमारे पास होता है इम्पीडेंस, और Y हमारे पास क्या होता है? एडमिटेंस। Y हमारे पास होता है एडमिटेंस। तो ये मामला है। अब बताइए भाई, हमारे पास प्रवेश्यता जो है किसका व्युत्क्रम होता है? तो प्रवेश्यता प्रतिबाधा का व्युत्क्रम है। प्रवेश्यता किसका व्युत्क्रम है? तो प्रवेश्यता प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन है डी करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास डी। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, Z बराबर 6 + J8 ओम, ये बताइए क्या है? जब आपके पास प्रतिरोध ऐसा होता है ना R, ठीक है, फिर ऐसा है कि कुंडली होती है L, और यहाँ कैपेसिटर होता है C। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो बनता है टोटल Z बनता है ना, Z बराबर हमारे पास R + JL आएगा, JXL बनेगा, और माइनस का JXC बनेगा। यदि हमारे पास आया प्लस का, Z बराबर 6 + J8 है, तो आप इसकी तुलना करो। तुलना करोगे तो ये जो R है ना, ये 6 की जगह आया। ठीक है, प्लस का निशान प्लस का है, JXL है तो J8 है, प्लस है, तो बताओ XL बराबर क्या आया? 8 आया। R बराबर 6, तो R का मान तो आएगा 6 ओम प्रतिरोध है, 8 ओम प्रतिरोध तो नहीं है, 6 ओम प्रतिरोध है। और 8 है जो XL है, XL होता है यानी प्रेरणीय प्रतिघात होता है, प्रेरणीय प्रतिघात होता है। तो 8 ओम क्या हो जाएगा? प्रेरणीय प्रतिघात। तो प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, तो ये प्रेरणिक प्रतिघात। इन्होंने दोनों जगह इंग्लिश सेम लिखी, गड़बड़ है। प्रेरणिक प्रतिघात है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ये इंग्लिश सेम लिखी, इंग्लिश दोनों, इंग्लिश में देखा जाए तो दोनों सही है, परंतु ये 8 ओम करो भाई। ठीक है, तो हमारे पास 8 ओम प्रेरणिक प्रतिघात होगा। ओके, हाँ इंग्लिश मैंने बताया बी और सी सेम है, होता यही है भाई, एक्सएल होता है। आप ये ध्यान रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या कहते हैं? एक्सएल कहते हैं। मात्रक इसका क्या होता है? ओम होता है। तो आप कहते हैं ये कब होता है? ये तब होता है जब Z बराबर ये लिखा था ना -6 - J8 होता, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता भाई? तो ऑप्शन डी करेक्ट होता है। ओके, ओके। अगला सवाल है नेक्स्ट, 3 फेज स्टार कनेक्टेड 4 तार प्रणाली संतुलित भार में निष्क्रिय अवस्था में धारा का मान कितना होगा? कौन सी अवस्था पूछा भाई? निष्क्रिय अवस्था में धारा का मान कितना होगा? ठीक है, यानी कि हमारे पास विथ बैलेंस्ड लोड हमारे पास है संतुलित भार में आइडियल करंट क्या होगा? जब हमारे पास ये स्टार कनेक्शन है, कहने का मतलब 3 फेज 4 तार का मतलब स्टार कनेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल है। जब बैलेंस के बारे में मामला है कि संतुलित भार है, तो न्यूट्रल में धारा क्या हो जाती है? 0। और जब अनबैलेंस आए
कि भाई बैलेंस लोड नहीं, अनबैलेंस लोड है, तो हमारे पास न्यूट्रल भार क्या होगा भाई, सभी धारों का योग होगा, आई आर, आई वाई और आई बी। साथ में ये भी ध्यान रखना, इसका आकार आधा होता है। इसका आकार क्या होता है, तो इसका आकार है जो फेज से आधा, फेज से क्या होता है, आधा होता है, तो इसका आकार फेज से आधा होता है। तो हमारे पास ये हो गया शून्य, करेक्ट। अनबैलेंस लोड है, न्यूट्रल का मान क्या हो गया भाई, जीरो, तो ये हमारे पास शून्य हो गया। और अनबैलेंस होता तो तीनों का योग होता, और हमारे पास बैलेंस है तो ये मामला है। और फेज धारा के बराबर या फेज धारा से अधिक कभी नहीं आएगी, फेज धारा से कम होती, अनबैलेंस होता ना तो भी यही होता है कि फेज धारा से तो हमारे पास क्या रहता है, कम ही रहता है। वो देख लिया भाई, वो आप देख लिया, विशाल रंजन 3200 का देख लिया भाई। सी, हाँ इंग्लिश देख लिया मैंने खुद ने, मैंने देखा तभी तो अंडरलाइन की थी, मैंने कहा सेम है भाई, वो तो मैंने कह दिया, समझा मैंने आपको दिया, समझ में भी आपको आ गया, तभी आप कर सर सर सर। 2 वाट मीटर विधि द्वारा शक्ति गुणा ज्ञात किया जाता है, बताइए भाई। तो आप कहेंगे कौन सा वाट मीटर विधि है भाई, 2 वाट मीटर विधि। 2 वाट मीटर विधि है जो हमारे पास बैलेंस में भी लागू होती है एंड अनबैलेंस में भी लागू होती है, बैलेंस और अनबैलेंस दोनों में लागू होती है, ठीक है। हमारे पास होता क्या है, टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा बराबर √3, यही आएगा, नीचे माइनस आएगा ऊपर माइनस आएगा, तो हमारे पास ऊपर माइनस आएगा, जैसे मान लो P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2 होता है। और यहां से आप निकालेंगे थीटा, और थीटा निकालने के बाद में पावर फैक्टर याद करेंगे जिसे हम कहते हैं कोस थीटा, जिसे पावर फैक्टर याद करें जिसे हम कहते हैं कोस थीटा। तो ऊपर माइनस है, नीचे वाला प्लस है, कौन सा है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, बैलेंस में 1 वाट मीटर लगता है, 2 वाट मीटर बैलेंस और अनबैलेंस दोनों में लगता है। अब देखो हमारे पास एक लाइन लो सीधी सीधी, यदि मान लो यहां पर ये कह दें कि P1 और P2 दोनों बराबर है, ठीक है, यहां कह दें कि हमारे पास P2 तो 0 है, P2 0 है, P1 नॉट इक्वल टू 0 है। तीसरा केस ये ले लेते हैं, P1 बराबर माइनस P2 या P2 बराबर माइनस का P1, यानी मान तो समान है, जैसे P1 बराबर हमारे पास P है तो P2 बराबर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का P। ओके, ये कंडीशन कह दिया, तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो बताइए क्या होगा हमारे पास कोण, जब दोनों बराबर होता है तो ध्यान से देखो, P1 माइनस P2 करोगे और माइनस करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ऊपर 0 आ जाएगा तो एंगल कितना बन जाएगा, 0, फाई बराबर 0 डिग्री। जब हमारे पास ये P2 को 0 करोगे, P1 0 नहीं करोगे, तो आप देखो ध्यान से, P2 0 करोगे यहाँ पर तो आपके पास क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बचेगा टेन थीटा बराबर √3, P1 की जगह P, P2 की जगह 0, P प्लस 0, तो P से P कट गया, बचेगा क्या, √3, और थीटा टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा कितना डिग्री आया, 60 डिग्री आया। और यहाँ पर यदि वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर थीटा कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री आया तो पावर फैक्टर का मान हमारे पास आया 1, यहाँ पर पावर फैक्टर का मान हमारे पास आया 0.5, और यहाँ पर पावर फैक्टर का मान आया हमारे पास कितना भाई, तो पावर फैक्टर मान 1 आया, पावर फैक्टर का मान 0.5 आया, और यहाँ पावर फैक्टर का मान आ गया हमारे पास 0। ये सभी कंडीशन है। अगला सवाल है, सोल्व करो फटाफट से, बताओ भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करती है। आप कहेंगे नहीं जी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कौन काम करता है, तो ये करता मोटर करता है, जनरेटर करता है, ट्रांसफॉर्मर करता है, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर बिल्कुल सही बात है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कितने हैं, 2।
पहला नियम क्या किया था भाई, एम समानुपाती आई टी। इसका मतलब एम बराबर हमारे पास क्या आया भाई, जेड आई टी। ये तो आया पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जो आया वो आया हमारे पास M1 समानुपाती Z1, M2 समानुपाती Z2, ये आ गया। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम है। कौन सा नियम है, तो आप कहेंगे ये फैराडे के हमारे पास विद्युत अपघटन का नियम है। कौन सा नियम है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम है, ठीक है। उष्मा के संरक्षण का नियम, रासायनिक उष्मा के संरक्षण का नियम है, तो करना। अब इसमें भी जेड हमारे पास क्या होता है, तो आप बताइए, जेड हमारे पास कहलाता है ECE। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये होता है जेड। और इसमें भी देखो चांदी का मान क्या है, तांबा का मान क्या है। चांदी का मान है 0.001118 ग्राम प्रति कूलाम। और तांबा का मान क्या है, तांबा है 0.00032 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये मान हो गया। तो ये हमारे पास फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम हो गया। ये हमारे पास फैराडे के क्या आ गए भाई, विद्युत अपघटन का नियम आ गया, ठीक है। ओके, चलो भाई अगला सवाल लो। नेक्स्ट, संचयक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है, बताइए भाई। शीशा संचयक है, उसकी बैटरी की क्षमता है, वो हमारे पास किस में व्यक्त की जाती है। कितनी बार इसे रिचार्ज किया जा सके, पहला समय जिसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कितने सेल हैं, बैटरी कितने एम्पियर घंटा की विद्युत दे सकती है, बताइए भाई। संचयक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है, तो बताइए संचयक बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, जल्दी बताओ। डी ऑप्शन आ रहा है कि इसे कितनी बार रिचार्ज किया जा सके, रिचार्ज तो बार बार ही करेंगे। समय जिसके लिए प्रयोग किया जाता है, कितने सेल हैं, एम्पियर घंटा कितनी विद्युत है, बिल्कुल। बैटरी की क्षमता मापी भी किस में जाती है, एम्पियर घंटे में मापी जाती है, ठीक है। एक निर्भर किस पर करती है, तो आप कहेंगे डिस्चार्ज की दर पर निर्भर है। डिस्चार्ज की दर पर क्या करती है, तो आप कहेंगे डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है, ओके। हमारे पास एम्पियर घंटा दक्षता जो है वो वाट घंटा दक्षता से क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। जैसे मान लो मैं केवल लेड एसिड की बात करूं, तो लेड एसिड में एम्पियर घंटा दक्षता होती है 90 से 95% के आसपास, और ये हमारे पास 70 से 80% के आसपास होती है। तो एम्पियर घंटा दक्षता है जो वाट घंटा दक्षता से क्या होती है, ज्यादा। एम्पियर घंटा दक्षता क्या होती है भाई, तो एम्पियर घंटा दक्षता है जो वाट घंटा दक्षता से क्या होती है, ज्यादा होती है, ओके। एम्पियर घंटा दक्षता क्या होती है, तो आप कहेंगे वाट घंटा दक्षता से ज्यादा होती है। तो बैटरी कितने एम्पियर घंटा विद्युत दे सकती है, तो ये मामला है, ओके। बूस्ट चार्जिंग क्या होती है, चार्जिंग की अलग अलग विधियां होती है। बूस्ट चार्जिंग का मतलब सबसे पहले हम लेते हैं ट्रिकल चार्जिंग विधि से। सबसे पहले हम लेते हैं बूस्ट, तो बाद में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग विधि, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रिकल चार्जिंग विधि। लगातार बेटा कोई कमेंट नहीं करें, कैसे हम आपके कमेंट को नहीं, आपको ही ब्लॉक करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप हरकतें करोगे तो अच्छी बात नहीं है, लगातार कमेंट नहीं करना। ट्रिकल चार्जिंग विधि क्या होती है कि हमारे पास अधिक समय लगेगा, अधिक समय लगेगा और कम धारा दी जाती है। और कम धारा कितनी दी जाती है, तो धारा का कुल मान का 2% से 3%। इसका कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे सल्फेशन दोष को दूर करना, सल्फेशन दोष को दूर करना, सल्फेशन दोष को दूर करना, बात ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये है ट्रिकल चार्जिंग विधि, लेकिन पूछी कौन सी है, बूस्ट। बूस्ट आजकल आपके पास जो चार्जर आते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी चार्ज करते हैं।
बूस्ट चार्ज का क्या होगा भाई, जल्दी चार्ज करेंगे, और जल्दी चार्ज करेंगे तो समय कम लेंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं लेंगे, कम लेंगे, कम समय तक धारा क्या देंगे, उच्च। तो आजकल मोबाइल से बड़ा चार्जर आता है, और बूस्ट चार्जिंग विधि मोबाइल में भी काम में ली जाती है, और मोबाइल से ज्यादा ये काम ली जाती है ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। किसके लिए विधि काम में ली गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। बात बराबर। बूस्ट चार्जिंग से बैटरी लाइफ रिड्यूस होगा ना, हाँ। ये जब लेड एसिड होता है तो लेड एसिड में बैटरी लाइफ रिड्यूस होगा, क्योंकि यहां पर बकलिंग दोष आएगा, ठीक है, बकलिंग दोष आएगा। और जो निकल कैडमियम सॉरी ये लिथियम आयन की बैटरी है उस पर रिड्यूस तो होगी, लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी, ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी, थोड़ी रिड्यूस होगी, रिड्यूस तो होगी लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी। लेड एसिड पर पूर्णतः प्रभाव डाल रही है, तो लेड एसिड पे तो काम में ले नहीं सकते, लिथियम आयन की बैटरी पर हम काम में ले सकते हैं। ये है, एक आई है नेहा गुप्ता, कह रहे हैं सर आप उसको ब्लॉक करने से अच्छा है जवाब दे दीजिए, बाय बाय। आपको पंचायती करते हो, खुद का ध्यान रखो ना, क्लास की पंचायती करते हो, मुझे क्या करना चाहिए वो तुम ध्यान रखोगे, फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा ये तुम सोचोगे, फिर मैं क्या सोचूंगा, आप खुद सोचो इस बारे में। हाँ, एक दो को मुझे लगता है और करना पड़ेगा, टेक्निकल पढ़ रहे हैं बेटा, और बहुत ही कायदे से पढ़ रहे हैं। टेक्निकल पढ़ने का मतलब है कि मेरा कंसंट्रेशन पावर एक जगह होना चाहिए और आपका भी एक जगह होना चाहिए। जो बीच में ऊपर नीचे करते हैं ना, लगातार कमेंट करते हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, और मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं तो 2300 बच्चे लाइव देख रहे हैं, वो एक बच्चे के कारण डिस्टर्ब होते हैं, जो हम कतई मंजूर नहीं करते। न मैं मंजूर करता हूं, न दूर सर मंजूर करते हैं, और जो चीज आपको कौन सी कहां मिलेगी वो स्टार्टिंग में बता देते हैं। इसलिए बी सिंसियर, और टेक्निकल क्लास में तो विशेष रूप से। प्रतिष्ठम का मात्रक क्या है, सवाल क्या भाई, सवाल है प्रतिष्ठम। प्रतिष्ठम का मात्रक होता है रिलेक्टेंस, प्रतिष्ठम का मात्रक क्या होता है, रिलेक्टेंस, ठीक है। रिलेक्टेंस हमारे पास क्या होगा, रिलेक्टेंस वैसे ही होता है जैसे प्रतिरोध में रेजिस्टेंस होता है, यानी कि फ्लक्स के प्रवाह में बाधा, फ्लक्स के प्रवाह में बाधा हमारे पास क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे फ्लक्स के प्रवाह में बाधा हमारे पास रिलेक्टेंस कहलाता है। और ये इसका मात्रक होता है, एक तो होता प्रति हेनरी, एक तो होता प्रति हेनरी। ये ऑप्शन में नहीं आया है और रिलेक्टेंस का पूछा है, तो बताइए क्या होगा, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर है, हेनरी आया नहीं, यह है रिलेक्टेंस का। अब देखो, अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, और परमियंस क्या होता है, बताओ भाई, परमियंस क्या होता है, तो आप कहेंगे रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम है, रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम, रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम क्या है, परमियंस है, ठीक है। अच्छा, अब देखो रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम है तो इसका मात्रक क्या आएगा, तो इसका मात्रक आएगा हेनरी, और दूसरा मात्रक हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर टर्न, वेबर प्रति एम्पियर टर्न आता है, ठीक है मामला भाई, हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर टर्न आता है। चलो भाई, तो ये हमारे पास हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। अगला ध्यान से देखो नेक्स्ट, उससे पहले एक बात देखो, हम देख लेते हैं थोड़ी सी एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी को ध्यान से देखना भाई, जिस प्रकार हमारे पास विद्युत में ईएमएफ होता है, उसी प्रकार चुंबक में हमारे पास क्या होता है, एमएमएफ। जिस प्रकार विद्युत में हमारे पास करंट होता है, उस प्रकार यहां पर हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स। जिस प्रकार विद्युत में हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, उस प्रकार यहां पर हमारे पास क्या होगा भाई, रिलेक्टेंस होगा। जिस प्रकार हमारे यहां पर रजिस्टिविटी होती है, तो उसी प्रकार यहां पर
रिलेक्टिविटी होती है। जिस प्रकार यहां पर हमारे पास कंडक्टेंस होता है, ठीक है, जिस प्रकार यहां पर कंडक्टेंस होता है उस प्रकार यहां पर हमारे पास होता है परमियंस। जिस प्रकार कंडक्टिविटी होता है इस प्रकार होती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ये होता है। और ये सारा आप ध्यान रखना, कोई सा भी भाग पूछ सकते हैं, कोई सा भी भाग ध्यान रखना कि जिस प्रकार हमारे पास ईएमएफ होता है और वो होता है एमएमएफ, जिस प्रकार करंट होता है वैसा होता है फ्लक्स, जिस प्रकार रेजिस्टेंस होता है वैसा होता है रिलेक्टेंस, जिस प्रकार रेजिस्टिविटी होती है उस प्रकार रिलेक्टिविटी, जिस प्रकार कंडक्टेंस है वैसा परमियंस, और जिस प्रकार कंडक्टिविटी है उसी प्रकार है परमिएबिलिटी। रह जाएगा ध्यान में भाई, कोई तकलीफ नहीं किसी भी प्रकार की। ओके, अगला सवाल है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पूछा है। फ्लेमिंग के कौन से नियम से पूछा है? दाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या होता है? सबसे पहली बात तो एक होता है अंगूठा। अंगूठा हमारे पास क्या बताता है? चालक की गति। ध्यान से देखो भाई, अंगूठा क्या बताता है? चालक की गति। मध्यमा हमारे पास क्या बताती है? तो मध्यमा बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और हमारे पास तर्जनी क्या बताती है? तो तर्जनी यानी कि हमारे पास सॉरी ये आएगी तर्जनी। तर्जनी यानी कि फोर फिंगर। मध्यमा हमारे पास होगी ईएमएफ की दिशा, ईएमएफ की दिशा। और ये तीनों ही हमारे पास परस्पर कितने डिग्री पर होगा? तो 90 डिग्री पर परस्पर होगा, परस्पर 90 डिग्री पर। अब आता है हमारे पास फ्लेमिंग के नियम के बारे में। तो ये हमारे पास फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमारे पास क्या होता है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास जनरेटर के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है भाई? तो आप कहेंगे भाई ये हमारे पास जनरेटर के लिए लागू होता है। और ये क्या ज्ञात करने के लिए लागू होता है? तो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए लागू होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ईएमएफ की दिशा, ईएमएफ की दिशा कौन सी ज्ञात करता है? मध्यमा। मध्यमा यानी मिडिल फिंगर, बीच की उंगली है। तो ए सी बी ऐसे ऊपर नीचे लिख दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये ए बी सी में देख लेना भाई, सी की जगह बी लिखा, मिडिल फिंगर होता है, कहने का मतलब ये है मिडिल फिंगर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखो, जो हमारे पास फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम बताइए भाई क्या है? तो आप कहेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताना है क्या? हाँ जी। तो बाएं हाथ का नियम जो फ्लेमिंग का होता है ये लागू होता मोटर के लिए, मोटर के लिए लागू होता। और क्या ज्ञात करता है? ये चालक की गति ज्ञात करना, चालक की गति की दिशा जो ज्ञात है वो करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है। ओके, चलो भाई अगला, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को क्या कहा जाता है? 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को बताइए क्या कहा जाता है? कूलाम, ओम, एम्पियर या वोल्ट? बताइए भाई क्या कहा जाता है? 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे भाई हमारे पास होता है Q बराबर IT। 1 एम्पियर धारा है, 1 सेकंड के लिए है, बराबर 1 कूलाम आएगा। और यही हमारे पास कूलाम की डेफिनेशन है। कूलाम जो होता है वो किसका मात्रक होता है? आवेश का। आवेश का कौन सा मात्रक है? SI मात्रक है, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछता हूं, आवेश का सीजिस मात्रक क्या है? बता दीजिए भाई, आवेश का सीजिस मात्रक। तो ये होता है हमारे पास ESU। ESU क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलाम बराबर कितने ESU होते हैं?
तो 1 कूलाम बराबर हमारे पास होते हैं 3.33 इंटू 10 की घात 9 कूलाम होते हैं 1 ESU के अंदर। तो ये हमारे पास होता है कूलाम है जो एम्पियर की धारा के बारे में बात करता है। ठीक है, क्लियर मामला, कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं है। अगला सवाल पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक कांच की छड़ और एक रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करने को क्या कहते हैं? आप देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं सिंपल तरीके से। कैसे? कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का मामला है, तो देख लो ध्यान से। ये है ना, ये लाइट है, या तो यहां से बंद करो या पास वाली क्लास की बंद कर दो। जो पास वाली क्लास की बंद कर दो भाई, ऐसा क्या है, तू आए क्यों इधर? तो हमारे पास क्या होता है, ये घर्षण के कारण। ये किसके कारण हुआ? तो आप कहेंगे घर्षण के कारण। घर्षण के कारण हुआ तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? अरे सारी लाइटें ऑफ करो, लोड ज्यादा बढ़ रहा है, टी टी आवाज आ रही है, इन्वर्टर की लाइव क्लास चल रही है, समझा करो। अगर कांच की छड़ रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े किस में हस्तांतरित करती है? बताइए भाई, जल्दी से बताओ। तो कांच की छड़ है ना, घर्षण के कारण क्या होता है कि हमारे पास कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगी वो धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, और जो रेशम होगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो अगर कांच की छड़ रेशम के कपड़े को हमारे पास त्याग करते तो क्या होगा? तो आप कहेंगे किसको त्याग करेगी? इलेक्ट्रॉन को। कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगी धनावेश से, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ऋणावेश से। ये घर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे घर्षण के कारण। हाँ, क्रॉस पॉजिटिव घर्षण कारण। और घर्षण के कारण हमारे पास क्या आता है भाई? स्थिर विद्युत के कारण। अगला सवाल होता है, यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? यह हमारे पास कूलाम के नियम के अनुसार है। ये कौन सा नियम है भाई? तो आप कहेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमारे पास क्या कहता है कि दो आवेश है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? तो बीच की दूरी है R। तो हमारे पास जो F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 और F समानुपाती क्या हो गया? 1/r²। तो हमारे पास दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F बराबर क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 बटा r²। अब यहां से आप देखोगे तो F समानुपाती 1/r² है कि नहीं है? तो दूरी इसने क्या कर दी? 2 गुणा। दूरी 2 गुणा कर दी, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। 1/4 मतलब 4 गुणा घट जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुणा घट जाएगी। ओके, कूलाम का नियम जो होता है वो हमारे पास इसी पर लॉजिक पर काम हुआ। कूलाम के नियम के बारे में चर्चा चल रही थी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात कूलाम के नियम के बारे में, ये गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? गुरुत्वाकर्षण पर। ये किस पर आधारित है भाई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। कूलाम का नियम देखो, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेश होगा तो आकर्षण होगा। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होगा। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के अंदर क्या होगा? तो आप कहेंगे असमान आवेशों में आकर्षण होगा, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है,
अगला हमारे पास है एटॉमिक संरचना इन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार निम्न में से किससे धनात्मक आवेश रहता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार बताइए किसमें धनात्मक आवेश रहता है, बताओ भाई। तो आप कहेंगे धनात्मक आवेश किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कक्षा या न्यूक्लियस। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश हमारे पास होता है क्या, तो माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और प्रोटॉन का होता है प्लस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही मामला है। जो प्रोटॉन है इसकी बताओ खोज करता कौन है, तो आप कहेंगे खोज है जो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन इसका जो नामकरण है वो रदरफोर्ड ने रखा था। नामकरण किसने रखा, रदरफोर्ड ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की है, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। अब जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का बताइए द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान हमारे पास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम हो गया। और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है बताइए भाई। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारे पास क्या होगा भाई, ये तो हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है बताओ भाई। तो आप कहेंगे ये होगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब पूछे कौन भारी कौन हल्का, तो आप कहना सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, उससे हल्का होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन से हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है, तो आप कहेंगे प्रोटॉन से कम होता है, 1/1840 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान का 1/1840 गुणा हुआ। 1/1845 भी लिखा था, कई जगह 1/1837 भी लिखा था है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना, ठीक है मामला भी। अगला सवाल है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या होता है, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये हमारे पास दो प्रकार के बात होती है। एक तो होता है हमारे पास E बराबर F बटा Q, इकाई आवेश पर लगने वाला बल। दूसरा होता है इकाई लंबाई में वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन। तो इससे तो हमारे पास मात्रक क्या निकला भाई, न्यूटन प्रति कूलम निकला, और यहाँ से मात्रक निकला वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, तो वोल्ट प्रति, तो आप कहेंगे मीटर आ जाएगा। ये जो हमारे पास E बराबर V बटा L निकला ना, तो V है 10 वोल्ट, लंबाई कितनी 1 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल बनाओगे तो 1/100 आ जाएगा भाई। तो कुल मिला के क्या आएगा, 1000 आएगा वोल्ट प्रति सेंटीमीटर आ जाएगा। 1000 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर कह दो या न्यूटन प्रति कूलम कह दो, दोनों इसका ही मात्रक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी राशि है, सदिश राशि होती है। ओके, बराबर मामला, ध्यान से देखते चलो। अब अगला सवाल आता है नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इनका मिलान करना है और ध्यान से देखना भाई। सबसे पहली बात है प्रतिरोध का मात्रक क्या ओम होता है, तो इसके आगे तो आप लिखेंगे 4, ठीक है। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, तो इसके आगे लिखेंगे आप 1। वोल्टता है तो वोल्टता का मात्रक क्या आता है भाई, विभो होता है, विभो होता है जूल प्रति कूलम, तो ये आएगा सेकंड। और धारिता है, धारिता का मात्रक फेरेड है, तो ये हमारे पास आता 3, ठीक है। तो बताइए 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। यानी कि पूछे वोल्ट किसे कहा गया, विभव की इकाई, तो आप कहेंगे हमारे पास V बराबर W बटा Q होता है, इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य, जो हमारे पास किसके बराबर होता है, जूल प्रति कूलम। किसके बराबर होता है भाई, जूल प्रति।
हो गया भाई? ओके, अगला भाई, अगला है कौन सा इसमें सही है, मिली, माइक्रो, ऐसे दिया हुआ है। आप देखो, आपके काम का ध्यान रखो। आपके पास एक मिली होता है। मिली का मतलब क्या होता है भाई? मिली होता है, मिली को आप m से डिनोट करते हैं, 10⁻³ होता है। और जैसे ही बात माइक्रो आती है, माइक्रो म्यू होता है, 10⁻⁻6 होता है। जो नैनो होता है, नैनो हमारे पास n होता है, 10⁻⁻9। और पिको जो है वो हमारे पास क्या होता है भाई? p होता है, वो 10⁻⁻12। और फर्मी या फेमटो, फर्मी या फेमटो है, जो f है वो 10⁻⁻15। 10 की घातें जितनी बड़ी होगी, संख्या हमारे पास क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। मिली है जो छोटा होता है माइक्रो से ना, माइक्रो बड़ा होता है, माइक्रो सबसे छोटा है। मिली बड़ा है नहीं सा, ये बड़ा, ठीक है। देखो हमारे पास 10⁻⁻6, -6 से बड़ी 10⁻⁻3, -3 से बड़ा है हमारे पास 1। यानी ये यदि माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर से बड़ा होता है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर से बड़ा होता है एम्पियर। और एक हमारे पास माइक्रो एम्पियर बराबर 1/1000 मिली एम्पियर होता है। तो माइक्रो एम्पियर होता है, मिली एम्पियर से छोटा होता है। ओके, अगला सवाल है, बच्चा कह रहा है सर टीम, अरे टीम सबको जवाब देती है भाई, सभी बच्चों के पास मैसेज आते हैं, सबको जवाब देती है, सबको जवाब देती है, पूरी टीम ही लगी रहती है। आप एक सिंपल बात बताओ, आपको एक जवाब नहीं मिला, आपको तो क्या होता है कि आप है ना, जैसे किसी दोस्त से बात करते हैं ना व्हाट्सएप चैट पे, मैसेज किया तुरंत जवाब आए। अब टीम लिमिटेड होती है, सब बच्चों के मैसेज आते हैं, वो आंसर करने की कोशिश करती है, थोड़ा टाइम लग जाता है, आप उसमें पैनिक हो जाते हैं। आप सोचो पूरी टीम लगी हुई है कि नहीं है, सारे ट्रेड टेस्ट कराते हैं, सारे पार्ट ए के टेस्ट कराते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी, मैराथन के ऊपर मैराथन क्लास हैं, पूरे 10 दिन का शेड्यूल दे दिया, और इसके अलावा आपको जितनी भी हेल्प चाहिए वो सारी करते हैं, तो पूरी टीम लगी पड़ी है। ऐसे थोड़ी LPCB 2 में इतना आगे आए हैं, सबको आपके लिए सब चीजें जो चाहिए सब कुछ प्रोवाइड किया है, तो मेहनत तो लगती है ना पूरी टीम की। आदर्श रूप में नियतांक वोल्टता स्रोत में क्या होना चाहिए, बताओ भाई। अब आंसर आया सबका बी। अब देखो हमारे पास विभव स्रोत के अंदर पूछा है, विभव स्रोत है तो हमारे पास RS का मान क्या आएगा भाई? 0। धारा स्रोत होता तो धारा स्रोत में RS का मान क्या हो जाता भाई? अनंत। अनंत वाला प्रैक्टिकली पूछता तो उच्च होता, ये प्रैक्टिकली पूछता तो निम्न होता, ये मामला है। और इन्होंने वोल्टता स्रोत का पूछा, वोल्टता स्रोत शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। अनंत हमारे पास कब होता? जब धारा स्रोत का पूछता तो हमारे पास क्या हो जाता? आप कहते हैं धारा स्रोत का पूछता तो अनंत हो जाता, धारा स्रोत का पूछते तो क्या हो जाता? तो आप कहते हैं धारा स्रोत का पूछते तो अनंत हो जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता? अनंत आ जाता। ओके, अगला भाई, इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, बताइए भाई। ठीक है, पहला, इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। आप कहेंगे ये गड़बड़ दिख रहा है, इसकी उत्पत्ति तो ग्रीक शब्द से हुई थी। ग्रीक शब्द हमारे पास था ही क्या? इलेक्ट्रस था, इलेक्ट्रस से स्थापित हुई है। इलेक्ट्रिसिटी की खोज का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी का खोज का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, लेकिन थेल्स को भी जाता है। कौन सा? थेल्स को जाता है स्थिर वैद्युतिकी का। यदि स्थिर वैद्युतिकी का पूछते तो मैं थेल्स को भी श्रेय देता, ठीक है। इसे यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिसिटी को परिवर्तित कर सकते हैं। जो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे हम कहते हैं जनरेटर। जनरेटर पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला सत्य नहीं है। सबसे पहली बात, तो पहला सत्य है क्या? ना, तो पहला ही सत्य नहीं है, तो केवल ए है जो हमारे पास सत्य नहीं है। और कारण क्या है कि ये लैटिन शब्द से नहीं, ग्रीक शब्द से हुई थी।
लैटिन से नहीं, ग्रीक से इसकी उत्पत्ति हुई थी, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है? एक अंतरराष्ट्रीय ओम जो होता है ना, पारे के स्तंभ द्वारा लिया जाता है। किसके स्तंभ द्वारा लिया जाता है भाई? तो आप कहेंगे पारे के स्तंभ द्वारा। पारे के स्तंभ द्वारा लिया जाता है। और ये मान है कितना? तो मान है 106.3 सेंटीमीटर लंबा है। मान कितना है? 106.3 सेंटीमीटर लंबा है। और हमारे पास, ठीक है, 106.3 सेंटीमीटर लंबा है। और हमारे पास ये जो वजन है ना, इसका 14.4521 ग्राम होगा। ये 1.00049 एब्सोल्यूट ओम बराबर एक अंतरराष्ट्रीय ओम कहलाएगा। ऑप्शन कौन सा है? बी। 48 का सी होगा ना सर? तीसरा सही है ना भाई? इसे यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया, इट इज कन्वर्ट फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, हो सकता है। उत्पत्ति सबसे पहले यही तो हुआ था, दो वस्तुओं को रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ। 48 का सी क्यों होगा? दो वस्तुओं को रगड़ने पर सबसे पहले तो घर्षण के द्वारा हुआ, तो उत्पत्ति हुई है जिसमें यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा तो बन ही सकती है। अगला हमारे पास है, अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए किस तरीके रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? सेंसिस्टर का, वेरिस्टर का, थर्मिस्टर का, या बताइए एलडीआर का? अधिक वोल्टता के लिए, तो अधिक वोल्टेज के लिए होता है वेरिस्टर का। वेरिस्टर हमारे पास क्या होता है? वीडीआर। वीडीआर हमारे पास क्या होता है? तो आप कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट, क्या हो रहा है भाई? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ये कम ज्यादा क्यों हो रही है? आप इसको ओपन, इसको खोल दो। इसका कहाँ रहे सब? खोल दी, ठीक है। एक वेरिस्टर, ठीक है। अब थर्मिस्टर, वो और कौन सी लाइट बंद कर दी है? ठीक है। ये है ताप पर निर्भर। ताप पर निर्भर। आप सभी बच्चे भाई ध्यान से क्लास देखना, इन्वर्टर पर चीजें चल रही है तो थोड़ी सी आपको बाधा नहीं पहुंचे, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। यदि फिर भी बाधा होगी तो 5 से 7 मिनट या 2 मिनट का गैप भी आ सकता है, ताकि हम तुरंत क्लास को वापस रीस्टार्ट भी कर सकें। ये वेरिस्टर है, तो ये हमारे पास है। सेंसिस्टर होता है ना, तो ये हमारे पास, ये भी ताप पर निर्भर करता है। और ये वेरिस्टर होता है, ये हमारे पास वोल्टेज पर डिपेंड करता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ये जो लाइट बेस्ड रजिस्टर होता है, ये क्या रहता है? एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, ये हमारे पास कहलाता है एलडीआर। चलो भाई, अब देखो ये जो है, इसको सेव कहां से होगी? पता है कि नहीं आपको? हैं भाई, पता है कि नहीं? तुम बोलो तो सही ना। तो खुद पता नहीं तो इधर क्या करते हो तुम क्लास में? फिर बिना पता वाले क्यों आए हो जब आपको फाइल ओपन नहीं करनी? बिना पता वाले क्यों आए हो जब आपको फाइल ओपन नहीं करनी आती है, फाइल क्लोज नहीं करनी आती? क्यों भेजा भाई इसको? हाँ भाई, अब आपका कोई सवाल पूछना पूछ लीजिए कि इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, पीडीएफ सेव हो रही है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? कौटिल्य क्लासेस ऐप में, क्रैश कोर्स में मिलेगी। ठीक बात है, पहली बात। दूसरी बात है, क्लास कब तक रहेगी? जब तक क्लास लाइव चलेगी तब तक रहेगी। लाइव होने के बाद में क्लास हट जाएगी। लाइव खत्म होने के बाद में आधे घंटे में हटेगी। आधा घंटा क्यों? क्यों कई बच्चों का क्या है, 15-20 मिनट का रह जाता है ना,